डीमोनेटाइजेशन और कोविड के बाद हमने डिजिटल ट्रांजैक्शंस या फिर डिजिटल मनी या फिर आप बोल सकते हो यूपीआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। ये आप इस डेटा से भी देख सकते हो। ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ लगाया है जहां से ये क्लियरली प्रूव होता है कि जनवरी 2021 का अगर हम नंबर देखें और हम उसको कंपेयर करें एक साल के अंदर अंदर जुलाई 2022 तक जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो यूपीआई का यूसेज है, वो कितना ज़्यादा स्टीप पर है या फिर एक्सपोनेंशियली कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। आप यहां पर भी देख सकते हो ओवर 200 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हर दिन का ये डेटा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है। आज के पूरे मुद्दे में या आज के हमारे सेशन का जो पूरा मुद्दा है वो यही है कि यूपीआई जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस स्तर से ये ग्रो हो रही है, उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है वो कौन बियर करेगा? वो आरबीआई करेगी, हमारी सरकार करेगी, हमारे बैंक्स करेंगे या हमारी फिनटेक कंपनीज करेगी? इसी मुद्दे के अराउंड आज का टॉपिक हमारा पूरा रहेगा। आज मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं अड्डा 24/7 पर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मंथ एंड सेल चल रहा है जहां पर आपको 77% ऑफ मिलेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको डबल वैलिडिटी भी प्रोवाइड की जा रही है सारे महापैक्स पर और जितनी भी लाइव क्लासेस हमारी होती हैं उन पर। तो अगर आपको ये परचेज करना है सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू काइंडली यूटिलाइज दिस कोड जहां से आपको ये जो डिस्काउंट है वो एक्सेस कर सकते हो। प्लीज यूज दिस कोड Y674। कमिंग बैक, आज के हम अपने मुद्दे से शुरू करते हैं। तो आज का पूरा जो डिबेट है वो या फिर जो भी टसल्स है अलग अलग बॉडीज के बीच में, वो डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा मार्केट है वो कितना बड़ा है। देखिए, ये सारे जो मैंने प्लेटफॉर्म्स लगाए हैं ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूपीआई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, राइट? आप यहां पर देख सकते हो फोन पे कितना बड़ा मार्केट ग्रैब करके बैठा है, 47.4%, वेयर एज पेटीएम और गूगल पे का भी आप देख सकते हो। रिसेंटली अभी ये भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर या फिर आप बोल सकते हो एक बैठक बैठी थी जहां पर एनपीसीआई और आरबीआई ने डिस्कस किया था कि ये जो मोनोपोली है इन प्लेटफॉर्म्स की, ये कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करनी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज को भी हमने कंट्रोल में लेके आना है। हम नहीं चाहते, आरबीआई और एनपीसीआई की ये बातें हुई कि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक कंपनी या फिर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पूरे मार्केट पर उनका एक कहीं ना कहीं मोनोपोली हो। चलिए, अब यहां से बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिन पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं, मैं यूपीआई की बात कर रही हूं, जब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस स्तर से बढ़ रही है उस पर क्लैरिटी होना कि कौन उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करेगा वगैरह वगैरह बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। आप सभी को पता है हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा एम है कैशलेस इकोनॉमी, राइट? जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने ये प्रीच किया है हर अपने बेसिकली एजेंडाज के थ्रू कि वो एक कैशलेस इकोनॉमी चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको कैशलेस इकोनॉमी के इंडियन पर्सपेक्टिव पे लेकर जाना चाहूँ, मैं आपको एक ग्लोबल सिनेरियो दिखा देना चाहती हूँ जहां पर हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पर कैश या फिर कैश यूज नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हो कि कार्ड लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर कैश। वहां पर सबसे पहला जो कंट्री यहां पर रैंक करता है दैट इज साउथ कोरिया, जहां पर 77% लोग प्रेफर करते हैं कार्ड ओवर कैश, मतलब डिजिटल मनी की हम यहां पर बात कर रहे हैं अगेन। उसके बाद आता है स्वीडन विद 74%, देन नेक्स्ट कम्स रशिया विद 72%, नेक्स्ट कम्स यूके अगेन विद 70%। आपके लिए एक सरप्राइजिंग कंट्री हो सकती है और उसका सरप्राइजिंग फिगर हो सकता है विच इज अमेरिका। अगर आप यूएस का नंबर देखोगे इट इज अराउंड 58%, और अगर आप उसको इंडिया के साथ कंपेयर करते हो, इंडिया स्टैंड्स एट 52%, मतलब हमारे यहाँ पर आधी के लगभग जो पॉपुलेशन है वो प्रेफर करती है, ठीक है जी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, वेयरएज आधी नहीं करती है। यूएस के नंबर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर हैं, वहां पर भी 60% के आसपास की आबादी ही कार्ड्स को प्रेफर करती है, वरना बाकी के लोग जो है वो कैश में ही अभी भी डील कर रहे हैं। बट फिर भी ये जो नंबर है हमारे यहाँ पर बहुत कम था, ये जब से स्पेशली डीमोनेटाइजेशन तक तो बहुत ही कम था। हमने उसके बाद 2016-17 के बाद हमने बहुत ही तेजी से ग्रो किया है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है एक टेक्नोलॉजी का जिसको हम यूपीआई कहते हैं, जिसके बारे में आज के
सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कैशलेस इकोनॉमी का जिक्र किया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कैशलेस इकोनॉमी को हम इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, हमारी सरकार का ये इतना बड़ा एजेंडा क्यों है। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी से जो है वो बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। बैंक्स की लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि अब जो पैसा होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा और वो बैंक्स के पास ज्यादातर रहेगा। जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है तो मतलब बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, जो कि डेफिनेटली किसी भी इकोनॉमी के लिए, या फिर आप बोल सकते हो बैंक्स के पास अगर अच्छी लिक्विडिटी रहती है तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए आगे या कभी भी किसी भी समय पे अच्छी ही एक बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैश जो है इज द ड्राइवर ऑफ शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करता है? शैडो इकोनॉमी मतलब करप्शन को प्रमोट करता है कैश। आप बोल सकते हो टैक्स इवेजन्स को प्रमोट करता है कैश। ब्लैक मनी मार्केटिंग जो है हमारे देश में उसको प्रमोट करता है कैश, राइट? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली कम होंगी। ट्रांसपेरेंसी हम ज्यादा से ज्यादा लेके आ पाएंगे अगर हमने डिजिटल ट्रांजैक्शंस या फिर एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो। आगे आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हमारी सरकार का एक बहुत ही बड़ा एजेंडा रहा है, चाहे उसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें एक्चुअली की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, हमारे बजट 2022 के बजट में ही रिसेंटली डीबीयूज लॉन्च करे, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लॉन्च करी 75 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्योंकि हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। ये किस लिए करा? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अपने देश में ला सके। हर एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी बैंकों की होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को बैंकों की सुविधा मिलनी चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बेनिफिशरीज भी आइडेंटिफाई कर सके, ये भी यहाँ से हमें काफी ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है जी। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्स रेवेन्यू भी इस चीज से बढ़ेगा अगर हमारी कैशलेस इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि टैक्स इवेजन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या फिर उसको हम कर्ब कर लेंगे कैशलेस इकोनॉमी के थ्रू, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू, राइट? उसके बाद हमें ये सबको ही पता होगा शायद कि कैश जो है वो एक्सपेंसिव मामला है। कैसे? क्योंकि कैश यानी जो नोट होते हैं उनको प्रिंट करने में आरबीआई का बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है जी। तो ये जो कैश इज एक्सपेंसिव हमने लिखा है, इसका हम आगे भी एक बड़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे, जहां पर मैं आपको एक कंपैरिजन के थ्रू समझाऊंगी कि कैश को जो है प्रिंट करना वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बजाय कि अगर हम यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको बेसिकली उसको करना, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है, वेयर एज टैक्स को जो इसको कैश को प्रिंट करने की कॉस्ट ज्यादा आती है। अगेन वी विल टेक अप दिस पॉइंट, थोड़ी देर बाद हम फिर से एक बारी लेंगे, ठीक है जी। ये तो मैंने फायदे की बात करी, पर ऐसा नहीं है कोई भी चीज बिना नुकसान के, या फिर यहाँ पर नुकसान नहीं बोल सकते हैं हम, यहाँ पर चैलेंजेस बोल सकते हैं या फिर बैरियर्स बोल सकते हैं। डिजिटल हमारी जैसी कंट्री में, हमारी जैसे देश में जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, लोगों की एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है। एजुकेशन लेवल इन द सेंस, मैं सिर्फ फिगर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लिटरल सेंस में बात कर रही हूँ कि कोई भी जो आम इंसान है, जो आम जनता है, वो अभी भी कैश में डील करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो अभी भी एप्स को यूज नहीं करना चाहते, वो टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं चाहते, वो उन चीजों से अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। एंड प्रिसाइजली यही चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हैबिट नहीं है अभी हमें कैशलेस इकोनॉमी की या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की। हमें अभी भी जो बेटर तरीका लगता है वो ये लगता है कि जी हम नोट लेके कहीं जाएंगे और कुछ भी पे करना होगा, हम वहां पर पे करके आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ ऐप यूज करना, ठीक है जी, ओटीपीज देना या फिर ऐप के सारे सिस्टम समझना। तो हमें अभी भी ये बेटर लगता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लोगों के लिए ये अडेप्ट करना नई नई टेक्नोलॉजी से बहुत कॉम्प्लेक्स है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रीच भी अभी कहीं ना कहीं बहुत कम है। इन जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं तो इनकी रीच भी कहीं ना कहीं कम है, और इसीलिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सपना है कि इस रीच को, जो हमारे देश में कम है, उस रीच को हमने एक्सपैंड करना है, उस रीच को हमने बढ़ाना है। और उसी के लिए एक डीबीयू का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सरकार ने जिस चीज के लिए कदम उठाए हैं कि हम फाइनेंशियली सबको हर एक व्यक्ति को इंक्लूड करें और अपने बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत और बेसिकली ट्रांसपेरेंट बनाएं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के मुद्दे पर। तो वो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूपीआई में ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं, या फिर एक बारी फिगर्स देख लेते हैं। तो अप टू 500 मतलब 500 तक के ट्रांजैक्शंस अगर मैं आपको बताऊं पीयर
पीयर टू मर्चेंट वाले केस में, पीयर टू मर्चेंट मतलब हम किसी दुकान पे जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं और उसको पैसे देते हैं, राइट। सो एक आम व्यक्ति जब दुकानदार को पैसे देता है, दैट इज पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, राइट। तो वो आप देख सकते हो कि वो कितनी ज्यादा हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है। और ये मैं आपको बता दूं, ये सितंबर 2022 का डेटा है, अ वेरी वेरी रीसेंट डेटा। तो सवाल यही आता है कि जब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, शुरू में भी मैंने अपना लेक्चर जो शुरू किया था वो उसी ग्राफ से किया था कि पर डे हम कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं यूपीआई का। अब यही सवाल आता है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कौन बियर करेगा। देखिए, यूपीआई हमें फ्री में पड़ता है, हम कोई भी ट्रांजैक्शन, हम कुछ भी करते हैं वो हमसे कुछ चार्ज नहीं करता है, बट डेफिनेटली वो ऐप जो है जिस तरीके से भी वो चलती है उसका कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता होगा, राइट। तो वो कौन पे करेगा, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, अब अलग अलग जो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, चाहे हमारा आरबीआई है, हमारी सरकार खुद, या फिर हमारे बैंक्स, उनके बीच में क्या बेसिकली टसल है इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेके। देखिए, आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई और जो हमारी सरकार है वो एक तरफ ये भी चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आए देश में, ठीक है जी, सब तक, हर एक लास्ट व्यक्ति तक, जो भी हमारे देश का आखिरी व्यक्ति है उस तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचे। तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि जो यूपीआई है वो फ्री रहे, राइट, उस पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना लगे। उसके साथ साथ ये तो है एक मत, उसके साथ साथ जो दूसरा मत है और जो कंट्रारी मत है, जो कंट्रारी आइडिया है आरबीआई का, वो ये भी है कि वो बैंक्स पर विड्रॉल लिमिट भी लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा आपने बेसिकली विड्रॉ करवाया या विड्रॉ हुआ तो हम आपको चार्ज करेंगे। तो क्या आप ये कनेक्ट कर पा रहे हो कि एक तरफ वही इंसान ये बोल रहा है कि हम आपको चीज फ्री में देंगे और वही इंसान दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि हम आपसे फीस लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैरी जो मत है दो, एक बेसिकली इस रिगार्डिंग इस पूरे टॉपिक को लेके, यही आज के पूरे दिन का इशू है, राइट, आज के लेक्चर का सबसे बड़ा इशू है, ठीक है जी। सो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन बियर करेगा एक ऐसी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की। और ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के नंबर्स मैं आपको एक बारी फिर से बता देना चाहती हूं कुछ और, जो कि जून 2022 का डिजिटल पेमेंट का जो एक नंबर है, दैट इज अराउंड 40% ऑफ ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। और 2026 तक जो है ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन 67% इंक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम दैट ऑफ 40% विच इज नाउ, राइट, विच मीन्स अगर हम और सिंपल शब्दों में इसको समझे, इसका मतलब ये है कि 2 out of every 3 पेमेंट ट्रांजैक्शन विल बी डिजिटल। अगर 3 ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो उनमें से 2 ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन होने वाली है। इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये इतना बड़ा बन जाता है कि जब एक ऐसी चीज जहां पर हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग जिसको यूज करने वाले हैं, उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट आखिर कौन बियर करेगा? आरबीआई बियर करेगा, गवर्नमेंट बियर करेगी, हमारे बैंक्स बियर करेंगे, या जो हमारी फिनटेक कंपनीज है वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वो बियर करेंगे, राइट। इसका सोल्यूशन प्रपोज करते हुए बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे सामने आए हैं, जैसा कि सबसे पहला एक ये है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैश इज एक्सपेंसिव, मैंने आपको बताया था और ये भी बोला था कि मैं आगे उसको लूंगी। तो यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि आरबीआई ने पिछले कुछ सालों का ये डेटा है, दे हैव स्पेंट ऑन एन एवरेज 5400 करोड़ एनुअली। किस चीज में? नोट प्रिंट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो इतना खर्चा उन्होंने किया है नोट प्रिंट करने के लिए, अगर हम यूपीआई के ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा है। तो यही सोल्यूशन के रूप में बताया जा रहा है कि हम जो है क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी अपनी बनाएंगे, यानी कैश को कम करेंगे, यानी कैश का प्रिंटिंग भी कम हो जाएगा। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन होना है तो कैश की जरूरत भी कम पड़ेगी, कैश की जरूरत कम पड़ेगी मतलब उसकी प्रिंटिंग कम हो जाएगी, प्रिंटिंग कम हो जाएगी मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये जो कॉस्ट यहाँ पर जो कम हो रही है आरबीआई की, आरबीआई उस पैसे को क्या कर सकता है? यूपीआई के ट्रांजैक्शन कॉस्ट की तरह यूज कर सकता है। मतलब आरबीआई इस पूरे चीज की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर सकता है। ये एक सोल्यूशन यहां पर निकल के आ रहा है। अगेन इट इज द सेम कि आरबीआई जो है इसका एक अच्छा सोल्यूशन बन के आ सकता है और रीजंस हम यहां पर
देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इस चीज पे आगे जो भी फैसला होता है, जो भी आरबीआई और गवर्नमेंट और बैंकों के बीच में तीनों मिलके जो भी डिसाइड करते हैं कौन कितनी और क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करता है, ये सब मैं आपको अपडेट करवाती रहूंगी आने वाले दिनों में जैसे जैसे अपडेट्स होती हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू, और मैं कल फिर से कुछ बर्निंग टॉपिक्स के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।